हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम हिंदी व्याकरण का जो क्रिया विषय है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्ब। ठीक है, मैंने और भी व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के बहुत सारे विषय हैं जिस पे वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया का पहले हम लोग मीनिंग करते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो लिखा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब होता है काम करना, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं या किसी ने किया है जो भी, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि माला टूटने से मोती बिखरने लगे, यानी कि मोती बिखरने लगे, किससे? माला टूटने से मोती जो है वो बिखरने लगे। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, इससे भी होता है कि वो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कि वो हर रोज जो है वो व्यायाम जो है, योगा वगैरह जो है वो करता रहता है। उपयुक्त वाक्यों में जो टूटना है, बिखरना है और करता है शब्द क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी ना किसी काम के होने का बोध हो रहा है। इसमें कहा कि माला टूटने से मोती बिखरने, यानी कि माला टूट रही है या मोती बिखर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि यहाँ पे जो हमारा टूटने हैं, बिखरने हैं, करता है, ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी न किसी क्रिया के होने का जो बोध है हमें आ रहा है। क्रिया के भेद, ठीक है, याद रखिएगा। आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, पर आप पूरी तरह से क्रिया के भेद नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिया के भेद जो है वो अलग अलग तरह से होते हैं। यहाँ पर जो है हमारा आता है कि जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर आपके 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। आगे आपको किसी और के आधार पर कितने भेद पाए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपको पूरे तरह से नहीं कि 18 इस तरह से नहीं आएंगे। पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल आप कह सकते हो कि हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक हमारे अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये सिंपल सा है क्रिया के भेद। अगर आपको इस तरह से कोई पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है ना, तो फिर आप कहिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो लिखा है कि जिस क्रिया का उद्देश्य केवल कर्ता तक ही सीमित हो। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अकर्मक क्रिया होती है ना, उसका जो लेना देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता तक होता है। कर्ता यानी कि जो काम करता है, जो जैसे बोलते हैं ना हमारे कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, यानी कि कर्ता जो काम करता है। ठीक है, तो जिस क्रिया का जो उद्देश्य है वो केवल कर्ता पर ही या कर्ता तक ही सीमित होता है, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो लिखा है कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है यानी कि जो यहाँ पे राम है ये हमारा क्या है, यहाँ पर राम जो है हमारा एक करता है। बस ये सिंपल सा बोला है कि राम पढ़ता है, यानी कि राम कोई काम कर रहा है। तो यानी कि सारा जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो सिर्फ राम पर ही पड़ रहा है और राम हमारा करता है। तो लिखा है कि जिस वाक्य में पढ़ने का प्रभाव केवल करता यानी कि राम पर ही पड़ रहा है ना, उसको, ठीक है, आता है यहाँ पर पढ़ता जो है ये हमारा अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा, कर्म के आधार पर हमारी 2 जो है वो क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका उद्देश्य जो होता है, या क्रिया का जितना भी चीजें होती हैं उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब करते हैं हमारा सकर्मक क्रिया के बारे में बात। ठीक है, अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा कि अकर्मक क्रिया पे जो क्रिया में केवल कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो सकर्मक क्रिया है इस क्रिया में, ठीक है, इस क्रिया का उद्देश्य कर्ता और कर्म दोनों को ही प्रभावित करता है। जो हमारी अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का जितना भी प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। लेकिन जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें हमारा जो इफेक्ट होता है कर्ता और जो कर्म होता है दोनों पर ही पड़ता है इसका प्रभाव। ठीक है, और इस क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम हमारा क्या है, ये हमारा कर्ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राम जो है हमारा करता है और जो पुस्तक है, ठीक है, राम करता है, पुस्तक क्या है, ये हमारा कर्म है। तो इस वाक्य में पढ़ने का जो प्रभाव है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो पढ़ने का प्रभाव है ना वो कर्ता राम और जो कर्म पुस्तक है दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पढ़ता है ना ये हमारा सकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा कि जो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, अकर्मक क्रिया जो होती है उसका प्रभाव केवल उसमें जो होता है केवल कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन सकर्मक
क्रिया में कर्ता और जो कर्म होते हैं दोनों पर ही क्रिया का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि क्रिया के सिर्फ दो भेद होते हैं, आकर्मक सकर्मक, ऐसे नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। आपको अलग अलग तरह से बोलेंगे। अभी हम लोग करके हटे थे कि क्रिया के हमारे कर्म के आधार पर हमारे दो होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक होते हैं। अब हम कर रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के हमारे पूरे 4 भेद होते हैं। आपको MCQ क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रयोग के आधार पर बताइए कि क्रिया कितने भेद होते हैं, तो आपके पूरे 4 भेद आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। संयुक्त क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है और नाम धातु क्रिया, ठीक है। आपको नाम भी वहां पे ऑप्शन में आ सकते हैं और आपको या फिर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप वहां पे 4 पे टिक करिएगा। आपका अगर आपसे वो प्रयोग के आधार पर पूछते हैं तो आप 4 पे करिएगा। अगर वो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछ रहे हैं तो आप वहां पे 2 जो ऑप्शन आएगा वहां पे आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले कि जो हमारी संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया में लिखा है कि जहां 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है साथ साथ चलना, ठीक है, साथ में 2 चीजों का साथ में होना। तो वही ने बोला है कि जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो है वो साथ में प्रयोग हो रही हैं, यानी 2 चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं, वहां हमारा संयुक्त क्रिया जो होती है वो हमारी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैं चलते चलते थक गया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। वो चलते चलते थका है, यानी कि यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, वो चल भी रहा है, थक भी गया है, लेकिन वो कैसे, वो चलते चलते यानी कि, ठीक है, थका है। मैं चलते चलते थक गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, वह रात भर पढ़ता रहा। यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, वो पढ़ता रहा कब तक, रात भर पढ़ता रहा। एक साथ हमारी 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं साथ में प्रयोग होती हैं, वो रात भर पढ़ता रहा, यानी कि रात भर और जो पढ़ता रहा है, ये हमारी 2 क्रियाएं हमारी इसमें आ जाती हैं। अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो प्रयोग, ये जो टाइप है हम प्रयोग के आधार पर कर रहे हैं। दूसरा प्रकार आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, इसमें बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा है। मैं सेकंड बताना थोड़ा भूल गई हूँ, आपको बाद में बता दूंगी। तो हम लोग तीसरा कर रहे हैं इसका कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। तो यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके, प्रेरणार्थक में क्या होता है कि जो कर्ता होता है ना, वो कोई भी काम खुद नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य को उस काम को करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा मतलब किसी को मोटिवेट करना, हमारे भी बहुत सारे प्रेरणा लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रेरणार्थक में यह है कि जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता कोई काम खुद नहीं करता, बल्कि उस काम को करने को दूसरे को प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि किसान ने बेटे से पत्र लिखवाया, यानी कि जो किसान है उसने पत्र खुद नहीं लिखा, खुद वो काम नहीं किया उसने, बल्कि उसने जो वो पत्र है वो अपने बेटे से लिखवाया, ठीक है। तो यानी कि इसी का प्रेरणार्थक का मतलब ये है कि वो खुद जो करता है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वो किसी दूसरे से उस काम को करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसान ने वही किया कि किसान ने बेटे से पत्र लिखवाया, यानी कि किसान ने खुद वो काम नहीं किया, बल्कि उसने अपने बेटे से करवाया। फिर है, मैंने अपनी दादी को गांव से बुलवाया, यानी कि वो दादी, मतलब इसमें बोल रहा है कि उसने अपनी दादी गांव से बुलवाया। वो भी तो दादी को लेने के लिए जा सकता था, लेकिन किसी और से बोल दिया कि आप मेरी दादी को ले आइए। इसका मतलब ये है कि कर्ता ने काम खुद नहीं किया है, वो खुद कर सकता था, दादी को ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आया, उसने किसी और से बोल दिया, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमारी वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है, बल्कि उस काम को करने को दूसरे को प्रेरणा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम इसका ये टाइप करते हैं जो हम भूल गए, ये है हमारा पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। ये हमारा क्रिया का दूसरा भेद होता है। वैसे तो आप ये कर सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं, तो आप कोई भी पहले ले सकते हो, जरूर थोड़ी है कि आपको संयुक्त क्रिया पहले ही लेनी है या फिर प्रेरणार्थक पहले लेनी है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कि हमारे जो पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है। तो लिखा है कि जिस क्रिया के पूर्व
पूर्वकालिक की बात हो रही है। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो ये कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया के पूर्व यदि किसी अन्य क्रिया के होने का मतलब यह है कि जो काम पहले होना चाहिए उसकी बजाय कोई उससे पहले कोई और क्रिया हो जाती है तो उसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया से पहले किसी और क्रिया का हो जाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हमारी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा है वह खेल कर पढ़ता है। ठीक है, यानी कि वो पढ़ता बाद में है, पहले खेलता है। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि वह खेल कर पढ़ता है, यानी कि वो खेलने के बाद पढ़ता है। फिर नितिन पढ़कर आ गया, यानी कि वो पढ़कर आया है, ऐसे ही नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ है कि हमारी कोई चीज़ पहले हमारी जो है इसमें हो गई है। अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया ये होती है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रिया शब्द जो है वो नाम धातु होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो लिखा है कि हमारी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने जो शब्द होते हैं उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एग्जाम्पल में कि वह शर्माता है, फिर अब पैसे खर्चना किसे नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे जो हमको ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये हमारे नाम धातु क्रिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने बताया कि हमारे कर्म के आधार पर दो क्रियाएं होती हैं। हमारी एक अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी सकर्मक क्रिया होती है। फिर मैंने बताया भी आपको कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पर प्रयोग के आधार पर 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, नाम धातु और प्रेरणार्थक। ठीक है, ये हमारी क्रिया के भेद आ जाते हैं। अगला हम बात करते हैं काल के बारे में, यानी कि हमारे जो क्रिया होती है वो समय के अकॉर्डिंग भी चलती है। ठीक है, इसमें लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से ठीक है, क्रिया के जिस रूप से करने या होने का टाइम पता चलता है, यानी कि समय पता चलता है, उसे काल कहते हैं। और जो काल होते हैं ना, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्यत काल होता है। ठीक है, यानी मतलब ये है कि क्रिया जो होती है क्रिया जो होती है वो कब हुई है, क्या वो पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है या फिर फ्यूचर में होगी। यानी कि उस हिसाब से भी आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल काल जो होता है उसको आराम से लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें मोड की। ठीक है, तो लिख रखा है कि मोड का मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो है अर्थ। ठीक है, कि मोड का मीनिंग क्या होता है, तो लिखा है कि क्रिया के रूपों से विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, मोड अर्थ का मतलब हम लोग ये चीज़ लेंगे, यहाँ पे हम फीलिंग्स की बात करेंगे, भाव जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो लिखा है क्रिया के रूपों से विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, जैसे निश्चय, ठीक है, संभावना, संदेह होना, किसी पर आज्ञा देने, किसी को आदेश देना, संकेत करना आदि भावों को प्रकट करने की जो रीति होती है उसको अर्थ या फिर प्रकार होते हैं। हम आगे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे निश्चयवाचक क्रिया कौन सी होती है, संभावना कौन सी होती है, संदेहवाचक क्रिया, ठीक है, संदेह वाली क्रिया कौन सी होती है, आज्ञा क्रिया कौन सी होती है, आदेश, संकेत, ये सभी क्रियाओं के बारे में हम लोग भी बात करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में इसके 5 भेद माने जाते हैं। ये हमारा जो अर्थ है ना, जो मोड है, उसके हमारे हिंदी व्याकरण में इसके 5 भेद माने जाते हैं। निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी व्याकरण के आधार पर जो है हमारे क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण के आधार पर क्रिया के हमारे जो है वो पूरे 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, और ये उनके नाम है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी निश्चय वाली है इसके बारे में बात करते हैं। निश्चयार्थ क्रिया कौन सी होती है? निश्चय का मतलब ये होता है कोई चीज़ कंफर्म होना कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी। ठीक है, तो लिखा है कि जब साधारण रूप से क्रिया के होने का निश्चय पाया जाए, मतलब कि कंफर्म है कि वो चीज़, कोई भी चीज़ है वो होगी होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो निश्चय वाचक क्रिया भी कह सकते हो या फिर निश्चयार्थ क्रिया भी जो है इस तरह से आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो यानी कि जब साधारण रूप से क्रिया के होने का निश्चय पाया जाए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लिखा है कि गगन मैच खेलता है, यानी कंफर्म है खेलता है, इसने बोला कि वो गेम खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, हमको पता है वो खेलता है तभी बोला। ठीक है, फिर एक गगन ने मैच खेला, मैंने देखा था उसे खेलते हुए, तो इस प्रकार से भी कह सकते हो। ये निश्चय है कि हाँ वो चीज़ कंफर्म ने देखी है। ठीक है, और गगन मैच खेलेगा तो उसने बोला होगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या किसी चीज़ में मैच खेलूंगा मैं। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर क्रिया के होने का निश्चय पाया जाए, कंफर्मेशन हो जाए ना आपको कि कोई चीज़ हो रही है, कैसे मतलब होनी ही होनी है, तो वहाँ हमारा निश्चयवाचक क्रिया जो हमारी आ जाती है। यह हमारा संभावनार्थ
क्रिया, यानी कि संभावना का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी चीज़ के होने की संभावना है, कि वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से संभावना या फिर हमारी इच्छा है, कर्तव्य है, अनुमान है, अनुमति या आशीर्वाद, ये सारी जो चीज़ें किसी भी क्रिया में हमको दिखती है ना, तो उसे हम संभावना वाचक क्रिया कह सकते हैं, संभावनार्थ क्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि निश्चयवाचक में क्या था कि कोई क्रिया जो है वो निश्चित है कि वो हो चुकी है या होगी या फिर हो रही है। ठीक है, संभावना में क्या है, हमको सिर्फ एक तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, तो हम एक संभावना कर रहे हैं कि आज मेहमान घर पे आ सकते हैं। तो यानी किसी चीज़ की संभावना, हमें कन्फर्म नहीं है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम सिर्फ एक संभावना लगा रहे हैं, एक तुक्का लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ वो चीज़ हो सकती है। जैसे इसमें बोला ना कि अनुमान लगाना किसी को, ठीक है, इच्छा वगैरह, क्योंकि हमारी हर इच्छा तो पूरी नहीं होती ना, तो हम उसका अनुमान लगाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी जो है इसमें आ जाती है। आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो कि जिसमें पहला एग्जाम्पल है, तुम जीवन भर सुखी रहो, ये आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आशीर्वाद तो दे सकता है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि सुखी रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। फिर आज शायद वर्षा हो, जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि एक संभावना लगा रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे आज शायद जो है वो हो सकती है। फिर हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य आ जाता है। यानी कि क्रिया में जहाँ भी संभावना जो है वो आशीर्वाद हो गया, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें हमको दिख जाती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो वो हमारा संभावनात्मक क्रिया जो हमारी हो जाती है। उसके बाद है हमारा संदेहार्थ। ठीक है, संदेहवाचक क्रिया भी कह सकते हो कि हमारी इसमें संदेह हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से संदेह या अनिश्चित भाव का जो है भाव प्रकट होता है उसे संदेहार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी संदेह हो रहा, अभी अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है कि जो भी चीज़ है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, अभी अनिश्चय है, वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, लिखा है कि वो दिल्ली पहुंच गया होगा, अभी हमें नहीं पता है पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। फिर बच्चा सो रहा होगा, इसमें भी नहीं पता है, यानी कि हमें थोड़ा संदेह है कि वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म जो है इस चीज़ में नहीं है। उसके बाद हमारा आता है आज्ञार्थ। ठीक है, आज्ञार्थ में जो हमारा आता है वो है कि क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, आदेश, उपदेश, अनुरोध, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि आज्ञार्थ में होता है कि क्रिया के जिस रूप से आज्ञा हो गया, आदेश हो गया, उपदेश हो गया, अनुरोध हो गया, प्रार्थना करना, इन सभी जो भी चीज़ें अगर कभी मिल जाती है ना किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो आप सीधा वहाँ पे टिक लगा के आइएगा कि आपका आज्ञार्थवाचक जो चीज़ है इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल है कि वृक्ष मत काटो, ये आज्ञा दे रहा है किसी को कि तुम पेड़ मत जो वृक्ष यानी कि पेड़ जो है वो मत काटो। फिर कृपया मुझे जाने दीजिए, किसी से प्रार्थना कर रहा है, ये कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का, जो भी हो सकता है। ठीक है, फिर है वह कार्य तुरंत पूरा कीजिए, यानी कि वो यहाँ पे आदेश दे रहा है। यहाँ बोला है कि यह वृक्ष मत काटो, यानी कि आज्ञा दी है उसने कि नहीं काटो। ठीक है, यह कार्य तुरंत करो, यहाँ पे आदेश दे रहा है। और कृपया मुझे जाने दीजिए, ये किसी से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो इसको आज्ञार्थ जो क्रिया है वो कहते हैं। ये हमारा लास्ट है संकेतार्थ क्रिया। ठीक है, तो ये होता है कि जिस क्रिया से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कोई शर्त प्रकट हो अथवा यथार्थ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, यानी कि एक क्रिया होगी तो वो दूसरे पर डिपेंड हो, दूसरे पर आधारित हो, उसे हम संकेतार्थ क्रिया जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, यानी कि अगर बारिश होगी ना तो फसल अच्छी होगी, यानी कि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड हो चुकी है। बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, अगर बारिश हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। फिर यदि समय पर स्टेशन पहुंच जाते तो गाड़ी मिल जाती। सिंपल सी बात है कि अगर टाइम पे पहुंच जाते तो गाड़ी क्यों नहीं मिलती। अब तुम टाइम पे पहुंचे नहीं हो तो तुम्हें गाड़ी भी नहीं मिलेगी। यानी कि एक चीज़ का होना जो है वो दूसरी चीज़ पर डिपेंड होना, उसको संकेतार्थ क्रिया जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें आपको 3 प्रकार से क्रिया के जो भेद होते हैं मैंने बताए हैं। पहले हमारा आता है कर्म के आधार पर क्रिया के पूरे हमारे 2 भेद बताए थे। फिर हमारा जो आता है वो है प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 भेद। अब उसमें हमारा हिंदी व्याकरण के आधार पर क्रिया के पूरे हमारे ये 5 भेद हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एक नोट्स की तरह आपको ये जो
वीडियोज़ हैं आपको नोट्स की तरह बना के अपलोड किया, ताकि आपको सर्च मारें तो आपको ज़्यादा वक्त जो है आपका जाया ना हो, ठीक है। आप आराम से नोट्स बना सकते हो अगर आपको ये चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ में बना भी चुकी हूँ और आगे बनाती रहूँगी इस तरह से, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक बनाती हूँ, जैसे मैंने क्रिया बनाई है तो इससे रिलेटेड मैं पहले समझा देती हूँ, फिर उसके बाद उसके MCQ क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हुए हैं। तो उसके बाद इस वीडियो में सारा समझने के बाद आप MCQ क्वेश्चन भी देख सकते हो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।